अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज प्रोग्राम नया रुख के साथ आगा वकार अहमद आपके पास हाज़िर है और आज प्रोग्राम में मेरी को होस्ट होंगी नेहा मसूद। नेहा मसूद वो चुपते हुए सवालात ढूंढ रही हैं जो आवाम के दिल में हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आवाम की ज़ुबान बन के आपको सच्चाई पे मबनी जवाबात दूँ। तो कैसी हैं नेहा आप? जी आगा साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्लाह का एहसान। आज फिर क्या लाई हैं आप हमारे लिए? सर बहुत सारे सवालात लाई हूँ मैं आपके लिए। आपने मुझे इतने सारे सवालात हैं, उनके सबके जवाब देने हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आवाम को एक बहुत बड़ा टीका लगा है करप्शन का, एक बहुत ऐसा टीका लगा है जिससे आवाम जो है उनको पता भी नहीं है कि उनको टीका लग चुका है। ठीक है, $800 अरब। आप क्या ये कहना चाह रही हो कि जो बिजली पानी की महंगाई के अलावा जो चीनी और आटे का टीका लगा, किसी उसी टीके की बात कर रही हो? सर बड़ा डाढ़ा लगा टीका तो वो 800 अरब का जो टीका है वो आवाम को लग चुका है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को तो इसके बारे में पता भी नहीं है। तो क्या हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है या कोई इदारा उसका ज़िम्मेदार है? अदारे का नहीं आप कह सकती, ये सीधा सीधा हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि प्राइस कंट्रोल करती। 56 रुपये 50 पैसे चीनी की कीमत थी। उस 56 रुपये 50 पैसे को इन्होंने बढ़ाना शुरू किया। ये वही हुकूमत है जो कहती थी कि यहाँ पे माफिया होते हैं और वो रेट से खेलते हैं और गेम करते हैं। इन्होंने 56 रुपये 50 पैसे से कीमत बढ़ानी शुरू की। जब कीमत 75 रुपये पहुंची तो इन्होंने कहा कि हम तबाही कर देंगे, बर्बादी कर देंगे, किसी को ब्लैक नहीं बेचने देंगे। और इसी हुकूमत ने 83 रुपये 50 पैसे सरकारी कीमत निकाली, जबकि हकीकत में ये चीनी 110 से लेके 125 रुपये किलो बिक रही है। इस तरह क्या हुआ? इस तरह जिन लोगों ने इमरान खान की हुकूमत लाने के लिए इन्वेस्टमेंट की थी, उन्होंने उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न लिया। उस रिटर्न को लेने के बाद उन्होंने कहा अब तो हमारा पैसा पूरा हो गया, अब हम जाएं नीट क्लीन हो गए पाकिस्तान। इस दरमियान में हमारे मुकदमा ख़त्म किए जाएं या उनको ठंडा किया जाए। तो नैब ने उनके माशाल्लाह मुकदमा भी बहुत ठंडे किए और यकदम जहीर तरीन से पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए। और आते सर उन्होंने कहा जी मैं तो आवाम का बड़ा वेल विशर हूँ और मैं आ गया हूँ। मेरी जो सारी मिलें पंजाब की हैं और जो मेरी सिंध में मिले हैं वो तमाम क्रशिंग शुरू कर देंगी। अब आके उन्होंने एक नई प्लानिंग की कि 400 अरब रुपए का चीनी में टीका लगा और बाकी का 400 अरब रुपए आटे में और गंदा में लगा है। वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो उन्होंने जी अब ये ड्रामा शुरू कर दिया। अवाम बहुत बहुत ही मासूम है। अवाम की इस बात का एहसास ही नहीं कि अवाम क्या खो चुका है और खो चुका है वो। अब यहाँ पे नौबत ये आ गई है कि लोग भूखे मर रहे हैं और हुक्मरान आराम से चैन से बैठे हैं। कैबिनेट के अंदर से अगर कोई बंदा उनकी मुखालफत करे और उनको एहसास दिलाया कि बहुत महंगाई हो गई है, जैसे फैजल हसन चौहान ने दिलाया, तो उनको पता नहीं था। वो मीडिया कैंपेन से बाहर आए, मीडिया टॉक से बाहर आए तो साफिया ने पूछा कि आपकी तो मिनिस्ट्री खत्म हो गई है। वो कहते हैं हाँ कब कैसे? उनके जो चेहरे के तसरात थे वो देख के सबकी हंसी निकल गई। वो जो हुक्मरान अपनी मुखालफत अपनी कैबिनेट मीटिंग में भी बर्दाश्त ना करें तो उनके मतलब आप क्या कह सकती हैं? अच्छा सर, अगर चीनी की ही बात की जाए और जहांगीर तरीन साहब क्योंकि वापस भी आ चुके हैं और चीनी के जो टॉप 4 शेयर्स हैं वो भी पीटीआई से हैं, तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी कि आपने इतनी बड़ी करप्शन की? क्योंकि इमरान खान साहब का तो मौक़िफ़ ये है कि करप्शन के खिलाफ वो आवाज़ उठाएंगे और जो करप्ट हुक्मरान हैं उनको जेलों में भिजवाएंगे। ये आपकी भूल है, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि जब इमरान खान साहब की कैंपेन चल रही थी ना, तो जिन लोगों ने इमरान खान को पैसा दिया था ना इस्लामाबाद में कंटेनर पर चढ़ने के लिए और उसके वो इस्लामाबाद के धरने के तमाम बिल जो थे ना वो जहांगीर तरीन की ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से पे हुए थे। उसमें वो चारों जो जिनके आप निशानदेही कर रही हो चारों हिस्सेदार थे। अब एक बिजनेसमैन ने जब इन्वेस्टमेंट की होती है तो वो उसका रिटर्न लेता है। तो सिंपल है, उन्होंने रिटर्न ले लिया। आप 56 रुपये से चीनी जब बढ़ाओ और 110 रुपये चीनी ले आओ तो डबल होगी ऑलमोस्ट। वो डबल के चक्कर में उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट भी सारी निकाल ली, जो इमरान खान के ऊपर इन्वेस्ट किया था वो भी निकाल लिया, जो जहाज़ों के टूर थे वो भी निकाल लिए और जो गाड़ियाँ दी हुई थी वो भी निकाल ली। तो आप किस किस्म की तवक्का कर रही हो इस हुकूमत से? इस हुकूमत से मज़ीद तवक्का ना करो, इसलिए तो और भी बड़े जुल्म किए चीनी के अलावा और चीज़ें भी हैं। बताएं, एक्सप्लेन करें सर, क्या जुल्म है इस हुकूमत की तरफ से? देखें,
इस हुकूमत ने बहुत प्यारा एक इकदाम किया। हम्म, जब ये कैंपेन चला रही थी कंटेनर पर बैठ के, तो ये कहती थी मॉडल टाउन के 14 खूनों का हिसाब कौन देगा। हम्म, यही हुकूमत है, इसने गंदम सारी एक्सपोर्ट कर दी जो हमारे पास यहाँ पे स्टॉक थी, अच्छा, और उसको $204 में एक्सपोर्ट कर दिया। जबकि यहाँ पे किसान चीखता रहा कि ये जो सरप्लस गंदम रखी गई है ना, ये पिछले कई सालों से रखी जा रही है, इसका मकसद होता है कि शॉर्टेज ना हो। हम्म, इन्होंने इसकी परवाह नहीं की और उसको अपने चंद एक बंदों को नवाजने के लिए उन्होंने उनको 700 रुपये मन रिबेट भी दे दी। अब गंदम भी दे दी, रिबेट भी दे दी और अपने गोदाम खाली कर लिए। फरवरी में जब एहसास हुआ उनको कि हमारे पास जो गंदम है वो चंद टन रह गई है, चंद हजार टन, चंद टन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर किया फरवरी में कि फौरी तौर पे गंदम की इंपोर्ट का बंदोबस्त किया जाए। तब इंटरनेशनल मार्केट में गंदम का रेट $230 था। अच्छा, यहाँ के इंतजामिया और इनकी हुकूमत ने उसको डिले किया। इस हद तक डिले किया कि सारी दुनिया में पता चल गया कि पाकिस्तान में गंदम का क्राइसिस आ गया। गंदम के क्राइसिस की वजह से उसका रेट बढ़ा दिया। जब इन्होंने सेकंड रिमाइंडर मार्च में भी प्राइम मिनिस्टर के रिमाइंडर का जो है ना असर नहीं लिया, तो इंटरनेशनल मार्केट जो थी वो $280 पे चली गई। फाइनली जब इन्होंने एलसियाँ खोली तो कीमत $290 हो गई थी। $70 पर टन इन्होंने इस नाहली की वजह से आवाम को नुकसान पहुँचाया। और टोटल जितनी 15 लाख टन प्राइवेट सेक्टर में आई है, 15 लाख टन हुकूमती सेक्टर में आनी है। उस पे अगर आप कैलकुलेशन करें तो 400 अरब का नुकसान हो गया। तो 400 वो और 400 ये 800 अरब चला गया। और ये ही हुकूमत जो कहती थी कि जी मॉडल टाउन में 14 बंदे मारे गए, उसका हिसाब दो, इन्होंने जायज़ मुतालबात लाने वाले किसानों के ऊपर हमला किया और उनका भी एक बंदा शहीद कर दिया। तो ये इतनी इजीली इनके गले से ये हड्डी नहीं उतरनी। आपका क्या ख्याल है? सर, सवाल तो वाकई ये बात एक सवाल कुन है कि देखें, एक बंदा जो एहतजाज कर रहा है, अपने हकूक़ के लिए एहतजाज कर रहा है, उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। उन्हीं लोगों के ऊपर जो मासूम लोग हैं, तशद्दुद करके कुछ लोगों को ज़ख्मी किया जाता है और कुछ लोगों को एक उनमें से हलाक भी हो गया है। तो क्या हुकूमत उसकी ज़िम्मेदारी लेगी, पुलिस उसकी ज़िम्मेदारी लेगी, या कोई और इदारा उसकी ज़िम्मेदारी ये तो लेगी? हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। इमरान खान ने खुद साबित किया कि हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। जब ये मॉडल टाउन में 14 अफराद का खून हुआ तो ये कंटेनर पे खड़े इमरान साहब कहते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी नहीं होती, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब देखें हुकूमत ने क्या किया। हुकूमत ने एक पुरअमन किसानों के ऊपर हमला किया और जिन अफसरान को लगाया वो ज़हनी तौर के ऊपर अजियत देने वाले लोग थे। उन्होंने हुक्म किया कि ये वाटर गन के साथ आप केमिकल भी मिक्स कर लें तो ज़रा मजमे को एंजॉय हम करेंगे, देखेंगे इंसान कैसे तड़पते हैं। और उन्होंने पानी के साथ साथ केमिकल भी डाला। उस केमिकल के रिएक्शन से अगर एक बंदा शहीद हो गया, इशफाक लंगड़ियाल शहीद हो गया, तो उसमें जो किसान मूवमेंट है ना, उसके जो सदर अनवर साहब है, उन्होंने कहा है कि हम अपनी फूड़ी ख़त्म कर लें, फिर हम आपको आके बताएंगे कि प्रोटेस्ट क्या होता है। उनको पता है कि ये जो वाटर कैनन गन है ये हर देहात पे नहीं जा सकती। वो उन्होंने अपनी जो प्लानिंग की है वो तो एक लेबर लीडर की तरह की है। वो जीटी रोड तमाम देहातों के करीब से बंद कर देंगे तो ये हुकूमत क्या करेगी। एक पुरअमन किसान जो अपने हकूक़ के लिए यहाँ पे आके पुरअमन एहतजाज कर रहा था, उसकी ज़िंदगी ले ली गई। इसका जवाब कौन देगा? मेरी नज़र में तो ये FIR वक्त के हुक्मरान के ऊपर कटनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई जुल्म होता है तो उसका ज़िम्मेदार उस वक्त का हुक्मरान होता है। आप अच्छा सर, यहाँ पे दूसरा सवाल मेरा ये आता है कि देखें, किसानों के क्या मुतालबात थे और क्या इस हलाकत के बाद कोई मुतालबात में कमी पेशी हुई, कोई ऐसी चीज़ें सामने आई कि आप लगे नज़र आए कि हाँ कोई चीज़ बेहतर होती नज़र आ रही है? नहीं, बेहतर नहीं होगी नेहा, ये और बर्बादी की तरफ जाएगा। अभी हम चंद लाख टन इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर हम तमाम अपनी ज़रूरियात इंपोर्ट करेंगे। किसान कहते हैं हमने गंदम अब काश्त नहीं करनी, हम दूसरी जो अजनास हैं वो काश्त करेंगे और उसके साथ हम अपना सिस्टम चला लेंगे। अगर पाकिस्तान में काश्तकार गंदम काश्त नहीं करता
जो कि उनका मुतालबा सिर्फ इतना था कि ये आप 1400 रुपये मन हमसे ले रहे हो, ब्लैक मार्केट में ये 3200 रुपये मन, 2800 रुपये मन से 3200 रुपये मन के दरमियान फ्लक्चुएट कर रही है। हमारी जो है ना स्पोर्ट प्राइस उसको 2000 रुपये करो। और हैरत की बात है कि पहली दफ़ा जब किसानों का ये मुतालबा हुआ तो इसी हुकूमत के पंजाब के स्पीकर ने कहा कि हाँ जी इनके मुतालबा बिल्कुल जायज़ हैं, इन्होंने तस्लीम नहीं किया। अब अवाम के लिए जो लम्हा जो फिक्रिया है ना वो अजीब है। 1400 रुपये मन के ऊपर सरकारी गंदम जब ख़रीदी जाए तो चक्की का आटा 70 रुपये किलो हो जाता है। अब वही गंदम जब 2000 रुपये मन ख़रीदी जाएगी तो चक्की का आटा 100 से ऊपर चला जाएगा और दूसरा आटा भी महंगा हो जाएगा। इस वक्त जो रोटी सर सवाल यही आने लगा है मेरा, ये है कि अगर तो किसान काश्तकारी नहीं करेंगे, हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। हाँ। तो क्योंकि मैं खुद बिजनेसमैन हूँ तो वो एक जो हमारी प्रोडक्ट की कमोडिटी की जो प्राइस है वो कहीं से कहीं चली जाएगी। हाँ चली जाएगी। और फिर गरीब आवाम के लिए जो एक चलें बिजली महंगी कर दी ठीक है, चीनी महंगी कर दी ठीक है, लेकिन एक आम सादी रोटी, आम सादा खाना खाने के लिए भी आवाम क्या हुक्मरानों की सिर्फ राह तकती रहेगी? बिल्कुल ना। तुम्हारे ख्याल में ये रोटी कितने की है? सर इत्तफाकन मुझे पता है कि 8 रुपए की रोटी है। अब देखो ये लोग कहते हैं कि अवाम ने बर्दाश्त कर लिया हर महंगाई को, जितनी मर्जी महंगी कर दो ये बर्दाश्त करेंगे। ये 8 रुपए की रोटी और 15 रुपए का नान है जब 1400 रुपये मन गंदम है। जब गंदम का रेट 2000 रुपये होगा तो यही 15 रुपए की रोटी होगी और 25 रुपए का नान होगा। इंसान ने ज़िंदा रहने के लिए वो अपनी जद्दोजहद को जारी रखेगा और हुकूमत चाहती है कि इनको रोटी रोज़ी में इतना उलझा दो कि ये सोचने के काबिल ना रहें। ये हैं हालात। अब बताएं नेहा आपको पाकिस्तान कैसा लग रहा है? पाकिस्तान तो सर बड़ा अच्छा लग रहा है। कायदे आज़म ने तो बहुत खूब से पाकिस्तान बनाया था। उसने तो कहा था कि सियासतदान इसको मत लूटो। उसने और भी इदारों को कहा था कि आप अपनी अपनी ड्यूटियाँ अपनी अपनी डोमेन में रह के करो। जब डोमेन से लोग निकले तो ये सब कुछ हुआ। तो मेरे ख्याल में मैंने आपकी बात का मुख्तसर जवाब दे दिया है कि और कोई सवालात आपके पास हैं? सर एक और सवाल है मेरे पास। अब देखें जहाँ पे टैक्सेस की बात की जाती है तो पाकिस्तान में शुरू से हमने टैक्सेस की अदायगी नहीं की है, लेकिन जब बात की जाए किसी बाहर के मुल्क की तो वहाँ पे टैक्सेस लगाए जाते हैं, 13% टैक्स होता है। अब जब पाकिस्तानी अवाम के लिए लगाया गया है तो हमारी बस हो गई, हम कहते हैं भाई हमारी बस है। नहीं, आप वैल्यू एडेड टैक्स की बात कर रही हो। पाकिस्तान में वैल्यू एडेड टैक्स थे 92-93 में, ये लागू हो गए थे सेल टैक्स के नाम पे। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई इसकी हुई। किसी हुक्मरान ने कोशिश की कि वो जो होलसेल मार्केट में बैठे हुए ताजर हैं उनसे रिकवरी करे। सो हालात ख़राब होते गए। अब अगर हुकूमत इसको टैक्सों को कलेक्ट करने का साल बनाना चाहती है तो मुझे अपना एक पुराना कॉलम याद आता है। मैंने उसमें लिखा था कि अब नया जब इलेक्शन होगा इसमें जो हुकूमत आएगी वो इमरान खान की होगी और वो पहले 2.5 साल एहतसाब दौरे हुकूमत चलाएगा। तो एहतसाब दौरे हुकूमत तो चल गया। और उसके बाद उसमें ही मैंने लिखा था कि उसके बाद ये टैक्स कलेक्शन करेगा और 5 साल मुकम्मल कर लेगा, क्योंकि लाने वाले बड़े सख्त हैं ना। तो अगले 5 साल भी वो इमरान को देंगे कि अब तुमने एहतसाब भी करवा लिया और तुमने टैक्स भी कलेक्ट कर लिया, अब पाकिस्तान की हुकूमत चलाओ। तो ये हालात तो कॉमनली हर जगह पे हैं और हुकूमत का वतीरा ऐसे ही रहेगा। अवाम के लिए कौन सोचेगा? ये वो बात है जो मैंने और आपने नया सोचनी है कि हम कैसे ज़िंदा रहेंगे। हम ना एजुकेशन बढ़ा रहे हैं, ना उसके मौके प्रोवाइड कर रहे हैं, ना हम हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं, ना हेल्थ हासिल करने के लिए हम कोई फ्री कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, नहीं दे रहे। और मैं हैरान हूँ कि फैज़ल हसन चौहान को क्यों निकाला, उसकी मिनिस्ट्री क्यों बदली। यास्मीन राशिद पे तहकीकात करें, जिसके लिए इमरान खान साहब हर रोज़ सुबह शाम कहते हैं लाऊंगा वापस लाऊंगा। वो बाहर गया कैसे? वो कौन था जिसने यास्मीन राशिद के साथ मिलके एक प्लानिंग की और वो चला गया बाहर? उस पर किसी हम एक प्रोग्राम कर लेंगे। तो पाकिस्तान में वो हो जाता है जो कहीं नहीं होता। और ये अवाम अगर टैक्स देगा तो हुकूमत चलेगी, अगर टैक्स नहीं देगा तो हुकूमत नहीं चलेगी। आमदनी के ज़रिए बढ़ाने पड़ेंगे। सर प्रोग्राम तो बड़ा अच्छा रहा, बड़ा इंफॉर्मेटिव रहा, लेकिन इस प्रोग्राम का क्योंकि नाम भी नया रुख है तो क्या नया रुख देखते हैं? क्या आवाम को करना चाहिए? क्या हुकूमती इदारों को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? इस तस्वीर का जो नया रुख है उसके लिए मैं यही कहूँगा कि स्टेट को
हुकूमत के ऊपर नज़र रखनी चाहिए और 1973 के आइन के अंदर जितने हकूक़ अवाम को दिए गए हैं उसको लागू करने के लिए अवाम और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान एक राब्ता होना चाहिए। उसको आप एक ऐसे तरीके से अवाम तक मुंतकिल करें जो सहूलतें आइन ने आपको दी हैं। इस आज प्रोग्राम का जो नया रूप था वो था सच्चाई। जिस कदर तलख सच्चाई थी वो मैंने आपको बयान कर दी। जबकि देखने वाले कहते हैं कि पाकिस्तान महंगाई में डूब के गर्क हो जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं, पाकिस्तान और पाकिस्तानी रब्बुल करीम के मेहरबानी से इस क्राइसिस से निकलेंगे। और इसको आप पॉजिटिव साइड पे देखो, अगर गंदम की कीमत 2000 कर दो तो किसान आपका खुशहाल हो गया। जब किसान खुशहाल हो गया, आपको गंदम वाफर मिकदार में मिलेगी, तो ये 4 अरब डॉलर का जो टीका इंपोर्ट पे लगा ये नहीं लगेगा। इसी तरह जो उस पे शुगर पे 4 अरब डॉलर का टीका लगा ऐसा नहीं लगेगा। तो फ्लाई काम होंगे, हुकूमत को फ्लाई काम करने चाहिए। तो हमें ये देखना है कि इस वक्त हुकूमत को उसकी ड्यूटीज़ का एहसास दिलाएगा कौन। सर ये तो मैं अब आपसे बात हुकूमती इदारों के अलावा की करूँगी। देखें, करप्शन हमारे मुल्क में हम सब के अंदर करप्शन है, ठीक है। इंडिविजुअलिटी हमारे अंदर नहीं है। हम हुकूमत को बहुत आराम से पॉइंट आउट कर देते हैं कि ये भी काम हुकूमत का है, ये भी काम हुकूमत का है। लेकिन हमें एज अ अवाम क्या करना चाहिए? हाँ, अवाम को भी कुछ करना चाहिए ना, खुद को बेहतर करने के लिए। अवाम को बिल्कुल तब्दील हो जाना चाहिए और उन्हें जो कवानीन बने हैं 1973 के आइन में उनका एहतराम करना चाहिए। और हर एक इंसान को ये सोचना चाहिए कि मैं पाकिस्तानी हूँ। जब आप सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करेंगे तो पाकिस्तान में बेहतरी के इम्कानात ज़्यादा हो जाएंगे। इस खौफनाक पिक्चर का एक और रुख भी है। जितनी भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको आप ब्यूरोक्रेसी बोलती हैं, तमाम के वीज़े लगे हुए हैं, तमाम के पास नेशनलिटी है। किसी के पास कनाडा की है, किसी के पास यूके की है, किसी के पास ऑस्ट्रेलिया की है, किसी के पास अमेरिकन है। वो तो अपने अपने पैसे लेके चले जाएंगे। उन्होंने आप पे हुक्मरानी भी की, अफसरी भी की और वो चले भी गए। उनको रोकना और उनकी पेंशन जब्त करना इस सारी गुफ्तगू का एक और रुख है। अगर हमने 8 अरब डॉलर ज़ाया किए हैं तो 16 अरब डॉलर हम उनकी पेंशनें जब्त करके हासिल कर सकते हैं। सर आखिर में सिर्फ यही बात होगी, जैसे हुक्मरान होते हैं उसी तरह की रियाया होती है। और जब तक हम खुद को चेंज नहीं कर पाएंगे, मुझे ये लगता है कि हम खुद को नहीं चेंज कर पाएंगे, हम कैसे पाकिस्तान को चेंज करेंगे? ये ऐसे है नेहा कि जैसे इंसान होंगे वैसा हुक्मरान होगा, ठीक है ना? बिल्कुल। तो आप ये ना सोचे कि पूरी कौम ही करप्ट है। पूरी कौम करप्ट नहीं है, लेकिन इनमें जो चंद एक लोग जो कि 25% होंगे वो करप्शन करते हैं, उसका खमियाजा 75% लोग बाकी भी भुगत रहे हैं। तो हुक्मरान का जो आना है वो तो रब ने फैसला किया हुआ है कि कौन आएगा। वो अदारे तो नहीं करते ना। सर इदारों की बात ही नहीं है, बात तो यहाँ पे ये है कि देखें हम करप्ट हैं तो हुक्मरान हम में से ही हुक्मरान आएंगे ना, तो वही उसी नहीं, तरह आप से सबको करप्ट कैसे कह सकती हो? सर सबको करप्ट मैं नहीं कह रही, लेकिन देखिए हमने वो जितने माहौल नहीं लोग दिया, हैं- ऐसा हमने वो माहौल नहीं दिया जिसमें ईमानदार शख्स सियासत की तरफ आए। ये मैं बात मान लूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे करो कि सियासत में जो अफराद हैं वो बुनियादी तौर पे करप्ट है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल आप सही कह रही हो। सर सिर्फ तो सियासत की बात ही ना, इदारों के अंदर भी बहुत सारे करप्ट लोग हैं। तो आप फिर यहाँ पे खूनी इंकलाब ले आओ, पाकिस्तान में खूनी इंकलाब ले आओ। लोग भूल गए फ्रांस का इंकलाब एक बच्चे की हलाकत से आया था, और यहाँ पे जीटी रोड से मुझे क्यों निकाला कि रैली में एक बच्चा शहीद हुआ था खारिया के पास, हाँ जी। जिसके वालिदैन ने साहब हुकूमत से चेक लेके फाड़ दिया था, और उसके खून ने नहीं बोलना था, उसका खून बोला देखे किधर गए हुए हैं। तो ऐसे ही इंकलाब एक और ले, ये जो शहीद हुआ है इशफाक लंगड़ियाल, इसका खून भी रंग ले आएगा।
आप नाज़रीन को इस कदर कंफ्यूज क्यों करना चाहती हो? नया रुख दिखाना है? हमने नया रुख दिखा दिया इनको कि अपने हकूक़ के लिए जंग करो और 1973 के आइन में जो जो हकूक़ शहरी को दिए गए हैं उनको हासिल करने की कोशिश करो। नाज़रीन, आज हमारी डिस्कशन नेहा मसूद के साथ बड़ी गर्मा गर्म रही और हमने जो 2 मेन सब्जेक्ट डिस्कस किए उसमें से एक शुगर माफिया था और दूसरा गंदम माफिया। हमने कोशिश की कि उसके दोनों पहलू से आपको उजागर करें। अब ये लम्हा फ़िक्रिया और सोचना आवाम ने है कि किस तरह फ्यूचर में हमने इन चीज़ों को लेके चलना है। आज के प्रोग्राम के लिए आगा वकार अहमद को इजाज़त दें। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में।